नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2017 का ये जो एक क्वेश्चन पेपर है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, जो कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा अब तक की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो सीरीज है हमारे क्वेश्चन पेपर की, उसका 12वां वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियो और बना चुके हैं, यानी कि 11 पेपर हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पेपर में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, ही वुड स्टार्व टू डेथ रादर देन डैश ए लोन, यानी कि वो मरना पसंद करेगा किसकी बजाय, लोन की पूछने की बजाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, रादर देन आस्क ए लोन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, इट वॉज इजी टू गैस वट दे हैड बीन डूइंग, यानी कि ये समझना बहुत ही आसान था कि वो लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, इट वॉज इजी टू गैस वट दे हैड बीन डूइंग फॉर ए लिविंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, रीडिंग कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ डैश टेक्स्ट, यानी कि जब भी आप कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं, यानी कि एग्जाम में आपके कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ होते हैं जब आप उनको पढ़ते हैं तो उनका मतलब क्या होता है कि आप किस चीज को समझ रहे हैं। तो उसका मतलब होता है कि आप रिटन टेक्स्ट को समझ रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है कि आप जो लिखित यानी कि रिटन जो टेक्स्ट है उनको समझ रहे हैं, जिन्हें आप कंप्रीहेंशन बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, वंस द मैसेज इज एनकोडेड इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी मैसेज सही फॉर्मेट में जब हम उसको तैयार कर लेते हैं, एनकोड कर लेते हैं, तब हम उसको किसी न किसी माध्यम से भेजते हैं। तो जिस तरीके से जिस माध्यम से हम उसे भेजते हैं उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम चैनल कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसाइडर प्रॉपर डैश वेयर यू आर गिविंग यूर प्रेजेंटेशन, यानी कि जब भी आप कहीं पर प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर सबसे मेन चीज क्या होती है कि वहां पर आपको किस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए डार्कनेस, लाइटनिंग और लाइटिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसाइडर प्रॉपर लाइटिंग, कि आप जहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां पर लाइटिंग की अच्छी सुविधा हो, तो ये आपको वहां पर जान लेना जरूरी होता है। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है, लाइटिंग। ठीक है, छठा प्रश्न है, एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एंड डैश, यानी कि जो नाम होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं, और उस नाउन के साथ कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग, उसका कुछ नया मीनिंग उसके साथ जोड़ दे नाउन के साथ, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि कार, तो कार है भैया, एक कार है यानी कि एक नाउन है। अब कार के साथ मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़नी है, जैसे मैं कहता हूं रेड कार, ब्लू कार यानी कि नीली कार, या फिर लाल रंग की कार। तो मैंने क्या कहा कि उस नाउन के साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दी कि वो लाल रंग की कार है या काले रंग की कार है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब मैंने उसके साथ जोड़ी है, तो अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं जिन शब्दों के माध्यम से जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सातवां प्रश्न है, अवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा जो ड्रेस कोड होता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। मान लीजिए आप एक पुलिस वाले हैं, यानी आप पुलिसमैन हैं और आप पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं मार्केट में जाते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति वो आपकी ड्रेस को देखकर पहचान जाता है कि आप एक पुलिस वाले हो। लेकिन अगर आप सिविल ड्रेस में जाएंगे तो सामने वाले को नहीं पता कि आप पुलिस वाले हो। तो आपकी ड्रेस जो आपके बारे में बताती है कि आप क्या हो, तो सामने वाले को पता चल जाता है बिना आपके बताए कि आप कौन हो। तो वो होता है आपकी ड्रेस। ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस, पोस्टमैन की ड्रेस या पुलिस वाले की जो ड्रेस होती है वो उनकी जो है कम्युनिकेशन में उनकी हेल्प करती है, कि उनको बताने की जरूरत नहीं होती है कि वो क्या है। तो ये सब क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि इसमें आपको वर्बल यानी कि आपको खुद से बताने की जरूरत नहीं होती है। आठवां प्रश्न है, द एप्लीकेशन लेटर इज, ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन लेटर होता है वो क्या होता है।
तो जो एप्लीकेशन लेटर होता है किसी जॉब के लिए जब आप देते हो तो वो क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कोर स्ट्रेंथ एंड सूटेबिलिटी फॉर दिस जॉब। किसी भी जॉब के लिए आपकी स्ट्रेंथ और उस जॉब के लिए आप कितने सही हो ये सब बताने के लिए जो आप एक एप्लीकेशन लेटर देते हो। आप जितना अच्छा एप्लीकेशन लेटर देंगे आपकी जॉब पाने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 9वां प्रश्न है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी कि हार्ड कॉपी जो डेटा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो स्कैनर करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। और डिजिटल को हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है, वो होता है आपका प्रिंटर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका OMR है, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो एक मशीन होती है जो आपकी OMR सीट होती है उसको स्कैन करती है, वो भी क्या है आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा जो आपका प्लॉटर है वो एक प्रिंटर की तरह काम करता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस, और कीबोर्ड तो आप सब जानते हैं एक कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। 10वां प्रश्न है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग ए फार्मूला इन ए सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज, यानी कि एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला लिखने से पहले हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इक्वल का निशान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आप सब जानते हैं कि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 12वां प्रश्न है, द डैश प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल, यानी कि बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके छोटी फाइलों में बदलने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो वो होता है आपका WinZip सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है 12वें प्रश्न का। 13वां प्रश्न है, Ctrl+C इज यूज टू, यानी कि Ctrl+C जो शॉर्टकट की होती है उसका क्या काम होता है, तो Ctrl+C से हम जो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट, यानी कि एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर कोई डेटा है, कोई कंटेंट आपने लिखा हुआ है, उसको एडिट करने के लिए इनमें से किस फंक्शन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑप्शन है प्रेस द आल्ट की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, आल्ट बटन जो आप आल्ट की प्रेस करते हो उससे आप किसी भी सेल के अंदर के जो डेटा है उसको एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आल्ट बटन आप प्रेस करते रहेंगे तो जो आपका सेल है वो अगले सेल में, जो कर्सर है वो अगले सेल में जाता रहेगा, या फिर जो आपके उसके अंदर जो फंक्शन है, जो बटन है जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, उन टैब में जो है एक टैब से दूसरे टैब जो है सेलेक्ट होता रहेगा आल्ट की प्रेस करने पर, लेकिन जो सेल के अंदर का जो डेटा है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा F2 बटन से प्रेस करके किसी सेल पर आप उसको एडिट कर सकते हो, उसके अंदर की जानकारी बदल सकते हो, और F2 से हम जो है किसी भी फाइल को जो है रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने की शॉर्टकट की भी आपकी F2 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी है क्लिक द फार्मूला बार। ठीक है, तो सेल के अंदर जो डेटा है आप किसी भी सेल पर क्लिक करके फार्मूला बार में अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पर आप फार्मूला लिख सकते हो और वो फार्मूला उस सेल के अंदर जो है अप्लाई होता है। तो फार्मूला बार के अंदर भी हम जो किसी भी सेल के कंटेंट को जो है एडिट कर सकते हैं, और डबल क्लिक द सेल ये तो हम कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, लैन स्टैंड फॉर, तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो किसी भी एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो किसी न किसी एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक बिल्डिंग के अंदर फैला हुआ जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि ITI के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे रूमों में अलग अलग प्रिंसिपल के, कोपा ट्रेड के या फिर अलग अलग ट्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो आपका लैन नेटवर्क कहलाता है, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। 16वां प्रश्न है, कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप डैश, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कि नॉन स्टॉप है, यानी कि लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, लेके आनी है, तो उसके लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम जो इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे और हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड यानी कि एक नया पेज आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है।
18वां प्रश्न है एनवायरमेंटल बैरियर्स आर सेम एज डैश नॉइस, यानी कि जो एनवायरमेंटल जो बाधाएं होती हैं वो किसके समान होती हैं, तो वो आपकी फिजिकल नॉइस के समान होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसाइडर्ड एज डैश जेंडर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है। 20वां प्रश्न है द डैश आर यूज्ड टू प्रेजेंट यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं उनमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जो पुराने टाइम में जो सिनेमा घर होते थे उनमें क्या होता था, पीछे की तरफ एक प्रोजेक्टर लगा होता और सामने ऑडियंस बैठी होती है और ऑडियंस के सामने पर्दा होता। तो प्रोजेक्टर कहाँ होता था, ऑडियंस के पीछे होता था और उसकी जो लाइट होती थी वो ऑडियंस के ओवरहेड सिर के ऊपर से जाती थी और पर्दे पर वो लाइट पड़ती थी। तो उस समय जो है उस प्रोजेक्टर के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एसीटेट फिल्म शीट। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, उस प्रोजेक्टर में एसीटेट फिल्म शीट का इस्तेमाल किया जाता था। 21वां प्रश्न है इन डैश लिसनिंग द मेन इंटेंशन टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल बी अप्रिसिएटेड, यानी कि लिसनिंग के टाइम पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अप्रिसिएटेड है तो उसे हम किस प्रकार का बोलते हैं, तो वो जो है वो आपकी जब यहाँ पर बताया गया है कि विच विल बी अप्रिसिएट, यानी कि ऐसी लिसनिंग जिसमें किसी चीज को अप्रिसिएट किया जाएगा तो वो आपकी अप्रिसिएटिव लिसनिंग ही कहलाएगी। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है डैश कंटेक्स्ट रेफर टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, यानी कि कौन सी समानता होती है भेजने वाले और प्राप्त करने के वाले के बीच में जब भी वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो है एक सोशल कंटेक्स्ट है तो उसे हम सोशल कंटेक्स्ट कहते हैं, यानी कि भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों जो है एक दूसरे के मैसेज को कब समझ पाएंगे, वो तब समझ पाएंगे जब सोशल यानी कि सामाजिक तौर पर वो उनका जो बैकग्राउंड हो वो एक जैसा होगा, उनमें समानताएं होगी। यानी कि मैं इंग्लिश में मैसेज भेज रहा हूं तो अगर सामने वाले का जो बैकग्राउंड है उसको कुछ इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश मैसेज को समझ पाएगा, या फिर अगर मैं हिंदी भेजूं तो हिंदी को समझ पाएगा। तो हमें समानता क्या है, सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि सामाजिक रूप से जो है हम दोनों के बीच में समानताएं होनी चाहिए। 23वां प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर, यानी कि ग्रामर जब हम सीखते हैं तो कितने प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो अलग अलग तरीके उन्हें हमें सीखना पड़ता है। तो टोटल 8 तरह के जो है पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो कि लर्निंग ग्रामर लर्निंग का आधार बेस होते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 24वां प्रश्न है व्हेन यू शुड प्लान टू अराइव फॉर योर इंटरव्यू, यानी कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर आपको किस समय पहुंचना चाहिए। तो इंटरव्यू में आप सब जानते हैं कि 30 मिनट पहले हमें पहुंचना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है 30 मिनट अर्ली, यानी कि 30 मिनट पहले वहां पहुंचना चाहिए। 25वां प्रश्न है द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग कमिटमेंट टू कोप विद द बेसिक चैलेंजेस इन लाइफ एंड ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ हैप्पीनेस इज, यानी कि हमारे जीवन में हमारे सामने कुछ हम कमिटमेंट यानी कि हम किसी न किसी चीज को चुनौतियों को स्वीकारते हैं चैलेंजेस को अपने जीवन में, ठीक है, और जिनसे हमें जो है कुछ खुशी मिलती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, सेल्फ एस्टीम हम उसे बोलेंगे। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।